नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ इंडिया। आज एटीवी न्यूज़ में हमारे साथ एक बहुत खास दोस्त मौजूद है जिनका नाम स्वाति है, जो कि दिल्ली में अभी नॉर्थ ईस्ट जिले में काम कर रही हैं। दिल्ली रिलीफ अनऑफिशियल टाइप का एक कैंप चला रहे हैं जिसको ये हेड कर रही हैं। दिल्ली गवर्नमेंट रिलीफ टीम में की सदस्य हैं या शायद हेड भी कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि दिल्ली में क्या हालत है। दिल्ली में अभी जो दंगे हुए थे उसके बाद और अब कोरोना महामारी भी फैल रही है, उसमें ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है उनकी क्या है। आइए मिलते हैं स्वाति जी से। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आप हमसे जुड़े। थैंक यू। थैंक यू, मुझे आप लोगों ने बुलाया। स्वाति जी, मुझे बताइए, अभी आप क्या काम कर रहे हैं कोरोना के ऊपर। प्रशांत, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में मैं पहले थी जब दंगे हुए थे, उसके बाद का जो रिलीफ काम है। अब मैं न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के साथ हूँ और मेरा प्राथमिक काम था कि मैं जो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट हंगर रिलीफ सेंटर चला रही है सरकारी स्कूलों में, यानी फ्री में जो बना बनाया खाना खिलाते हैं जिनके पास राशन नहीं है या राशन कार्ड नहीं है, या जो लोग रास्ते में इस तरह का काम करते हैं, उनके पास खाना बनाने का कोई साधन ही नहीं है, उनको खाना दिल्ली गवर्नमेंट खिला रही है। तो मुझे वो मैनेज करना था कि कहाँ-कहाँ खुलने की ज़रूरत है। और वो जब हो गया शुरू में, उसके बाद मैं उन लोगों को राशन बाँट रही थी या बाँट रही हूँ जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, या जिनके पास जो सरकारी दिल्ली सरकार की एक और स्कीम थी कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो उनको भी राशन देगी, 38 लाख ऐसे परिवारों को, लोगों को। और लेकिन उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, पर जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या जिनके पास वैसा फ़ोन नहीं है जो अप्लाई कर सके, या उस तरह की साक्षरता नहीं है जो अप्लाई कर सके, उन लोगों को ढूँढ के उनको राशन दे रही हूँ। तो गैर दिल्ली सरकारी सरकार का दावा है कि वो करीब करीब रोजाना 10 लाख लोगों को खाना माध्यमों से। खिला रहे हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है। नहीं, ये बिल्कुल सच है। मतलब 10 लाख तो दिल्ली का है, मैं तो न्यू दिल्ली का ही बता सकती हूँ क्योंकि मैंने न्यू दिल्ली में ही काम किया है। न्यू दिल्ली में अलोन हम 30-40 हज़ार लोगों को खाना खिला रहे हैं, सिर्फ हंगर रिलीफ सेंटर्स में। उसके अलावा राशन भी बँट रहा है राशन कार्ड वालों को, और ई-कूपन जिन्होंने ले रखा है, जिनका राशन कार्ड नहीं है। तो 70 लाख दिल्ली में, आई थिंक 70-78 लाख राशन कार्ड होल्डर्स हैं। और उसके अलावा बहुत उन्हें, आई थिंक 30-38 लाख लोगों ने ई कूपन के लिए अप्लाई किया है, उनको भी राशन दिया जा रहा है। प्लस हम अपने कैपेसिटी से भी, जैसे मैं जो कर रही हूँ, मुझे पता मेरे कलीग्स भी वही कर रहे होंगे, उनको भी हम राशन बांट रहे हैं। मैंने खुद 5,000 परिवारों को राशन बांटा है। स्वाति जी, आप बोल रहे हैं कि राशन बंट रहा है, खाना दिया जा रहा है, सरकार खाना निरंतर दे रही है, पर फिर भी मैं इंटरव्यूज भी देख रहा था, फिर भी मजदूर अभी भी बोल रहे हैं, बहुत सारी जगह बोल रहे हैं। सीपी के पास भी बोला गया, काफी मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें 10-15 मजदूर परिवार थे जिसमें वो बोल रहे थे कि हमें खाना सिर्फ एक समय मिल रहा है, हमें खाना पूरा नहीं मिल रहा है। खाना 2 टाइम तो कम से कम मिलना चाहिए, जैसा कि दिल्ली सरकार बोल रही है। तो ये कहाँ तक सच है। सीपी का कुछ हिस्सा तो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आता है जिसमें मैं खुद काम कर रही हूँ, और मैं खुद ही एक फील्ड पर्सन हूँ। मैं इससे पहले जर्नलिस्ट भी रही हूँ, तो मैं फील्ड, और मैं उनमें से नहीं हूँ और कि जो लोग बस ऊपर ही बोलेंगे और ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखेंगे। मेरे पास रोज रिपोर्ट आती है जहाँ पे हमारे मिड डे मील वाले और बहुत सारे सरकारी संस्था, कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कुछ होटल्स, कुछ कॉर्पोरेट और कुछ एमपी जो अपने कॉर्पोरेट सीएसआर फंड से, अलग-अलग फंड से लोग हेल्प कर रहे हैं। तो वो लोग दिल्ली सरकार के स्कूलों में, और इनफैक्ट जहाँ दिल्ली सरकार का स्कूल नहीं है वहाँ एमसीडी स्कूलों में, गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में खाना बढ़ता है दोपहर 12 से 2 बजे तक, और फिर शाम को 7 से 9 बजे तक। और मेरे पास रोज प्रिंसिपल्स की रिपोर्ट आती है कि यहाँ हमने इतने लोगों को खाना दिया है। ओके, हाउ मच इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्पिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स तो हम नहीं डील करते हैं, बट मुझे जहां तक पता है एज ए फूड और राशन में तो कोई हेल्प नहीं है। शायद हेल्प उसमें मिल रहा होगा। इनफैक्ट आई थिंक राशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही प्रोक्योरमेंट आ रहा है,
बट जैसे अगर जितना मैंने अपने कलीग से सुना है, कभी अगर राशन थोड़ा आने का स्पीड थोड़ा स्लो है, तो वो एक चैलेंज मैंने सुना है। बाकी इतना ज्यादा फील्ड पे एनग्रॉस्ड होते हैं कि दूसरे नुआंसेस नहीं देख पाते हैं। देखिए आप इतनी मेहनत कर पर रहे ये है कि हैं। अगर राशन कार्ड को भी जो काउंट है वो लिमिट कर रखा है दिल्ली को, दिल्ली ने शायद बहुत बार रिक्वेस्ट भेजी है कि हमें लिमिट बढ़वा दो हमारा। तो अगर लिमिट बढ़ा देते तो इतना ये नौबत ही नहीं आती कि कुछ लोगों को ई कूपन में अप्लाई करना पड़े, उनके पास राशन कार्ड होता। पर ई कूपन की सच्चाई तो ये है ना कि बहुत सारे मजदूरों के पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है, तो ई कूपन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए क्या किया है, हमारे कुछ बहुत अच्छे वॉलंटियर्स हैं, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम वाले थे जिन्होंने ऑप्ट किया कि हम हेल्प करेंगे। तो वो मैं अपने लिए बता सकती हूँ, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 18 वॉलंटियर्स हैं। एक तो हमारा सेंटर फॉर लॉस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉर लॉ कैंपस लॉ फैकल्टी, आई सेंटर। थिंक कैंपस फॉर लॉ सेंटर, यस थैंक यू। उनके कुछ बच्चे हैं और कुछ हमारे खुद के एनसीसी वॉलंटियर्स हैं जो कॉलेजेस में बनते हैं। और तो मेरे पास ऐसे अराउंड 24 लोगों का ग्रुप है जो जिनको मैं ये झुग्गियों से या कंटेनमेंट एरिया भी मैं देख रही हूँ, उनकी लिस्ट पकड़ा देती हूँ फोन नंबर्स के साथ, बहुत केस में आधार कार्ड के साथ। ये बच्चे उनको फोन करते हैं सुबह से शाम तक और उनसे डिटेल्स लेके, आधार की फोटो लेके उनके बिहाफ में ई कूपन रजिस्टर करते हैं। फिर उसको ट्रैक करके वो हमें बताते हैं, उनको भी बताते हैं कौन से स्कूल से उनको राशन मिलेगा। तो ऐसा हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे पूरी हैं। प्रोसेस बहुत लंबी है जिसकी वजह से हाँ, मजदूर परेशान हो रहे हैं या पलायन कर रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ। तो इस ये चैलेंज कैसे दूर कर रहे हैं आप लोग? मजदूर पलायन के देखिए 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो जो सब बता रहे हैं न्यूज़ वगैरह, मैं भी देख रही हूँ कि अम, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, पर दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। अभी मैंने बहुत जो न्यूज़ में वगैरह सुना तो कोई कहते हैं खिचड़ी दे रहे हैं। अभी ये है कि हमारा जो मिड डे मील स्कीम था, जो दिल्ली गवर्नमेंट सारे गवर्नमेंट्स का, जो मिड डे मील में होता है कि एक वैरायटी ऑफ फूड होता है, मेकिंग श्योर कि हर तरह का न्यूट्रिशन आए और स्टारवेशन ना हो। और हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो रोटी है उसको बनाने के एक लेबर चाहिए होता है। ये बहुतों के पास जैसे लेबर पलायन हो रहा है, फिर लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो लेबर्स की भी कमी है। चावल बनना इजी होता है, तो सिर्फ खिचड़ी नहीं मिलता है, हर दिन वैरायटी होती है। कहीं कहीं जो बना सकता है वो पूरियां भी देते हैं, जो दे सकते हैं जैसे बंगला साहिब रोटियां भी देते हैं। तो अलग अलग सेंटर में जिस तरह जो दे सकता है वो वैसे खाना देते हैं। अभी जो दूसरा रीजन दिल्ली में एटलीस्ट मैं आपको ये श्योरिटी से बता सकती हूँ, स्टारवेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। जो दूसरा रीजन है वो है अनसर्टेनिटी, क्योंकि किसी को नहीं पता ये कब तक खत्म होगा। अभी सबके घर है, सब फिर भी यहाँ आए हैं दिल्ली जैसे शहरों में कमाने के लिए, घर में पैसा भेजने के लिए। मैंने जितने लोगों से बात की, क्योंकि हमारा हेल्पलाइन भी चलता है हर एक एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का, जितने लोगों से मैं बात कर पाई हूँ, कोई मुझे जवाब देता है हम कैसे खाना खा ले जब हमें पता है हमारा परिवार नहीं खा रहा गाँव में। तो मैं कहती हूँ आप जाके तो उस जो जो नहीं खा रहे उसमें ऐड ही करोगे, तो कम से कम आप तो खा के रहो, फिर उसके बाद उनका भी सॉर्ट करोगे, खा पी के रहोगे। आई मीन दिस इज जस्ट वन सच कॉन्वर्सेशन एंड आई डोंट इंटेंड टू जनरलाइज इट एट ऑल। दूसरा मैंने इतने कुछ दिनों में माइग्रेंट्स जो जा रहे थे, हमने उनको भी कुछ किट्स दिया, हमने उनको समझाने की भी कोशिश की। तो मेरे को ऐसा ही जवाब आया, मैं बार बार ये बोलूंगी शायद ये जवाब सबका नहीं है। मैं ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 100-150 फैमिली से ही मिली हूँ, जबकि पलायन तो हजारों में हो रहा है। तो उन्होंने ये बोला हम वहां जाएंगे वहां खाएंगे, ये पता नहीं है कब तक यहाँ किराया दे के बैठ के खाना पड़ेगा, वहां जाएंगे वहां खाएंगे। जो किराए की तो मुसीबत है, बस अनसर्टेनिटी एक किराएदार है। अभी भी किराया मांग रहे हैं वहां पर। बहुत सारे मजदूर कंप्लेन कर ये रहे हैं कि किराएदार किराया मांग रहे हैं, किराएदार किराया मांग रहे हैं, हम किराया। मकान मालिक, हाँ ये केस हो सकता है, बट उसके लिए हमने बोला है कि हम भी कभी कभी मकान मालिकों से बात कर लेते हैं, कभी कभी बीट पुलिस वाले से हम कनेक्ट कर देते हैं, वो बात कर लेते हैं। अभी जो हम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और ये तो जमीनी हकीकत है, हर कोई सरकार तक नहीं पहुंच पाता है, हर कोई शिकायत दर्ज नहीं करा पाता है, हर कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं कर पाता है।
उनको अगर कोई परेशान करो तो मैं उसका, बट एज फार एज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमारे चीफ सेक्रेटरी ने भी बोला है, कोई मकान मालिक अभी किराए के लिए किसी को परेशान नहीं कर सकता उनके अगेंस्ट, अदरवाइज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। एंड दीज आर लाइक स्ट्रिक्ट ये तो ऑर्डर्स। आपने एक सिंपल सा जवाब दे दिया कि सभी हम तक नहीं पहुंच सकते, पर क्योंकि आप यू आर द ग्राउंड वॉरियर, तो आपको सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक परिवार भी हाँ भूखा रह गया तो वो बिल्कुल सरकार के बिल्कुल ऊपर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम तो हर एक अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। जैसे मुझे पता था शुरू में, जैसे मैंने काम शुरू किया था, मुझे पता था अगर कोई स्टारवेशन होगा तो वो होगा मेरा, क्योंकि मैं शुरू से ही क्लस्टर कॉलोनी पे ज्यादा फोकस करके काम कर रही हूँ, जब से मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में काम कर रही हूँ। तो मैंने सिर्फ क्लस्टर कॉलोनीज पे फोकस किया था, और मैंने हर क्लस्टर कॉलोनीज में जाके उनके बच्चे जहाँ स्कूल जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो कोई गाड़ी वगैरह में जाते नहीं है, पैदल जाते हैं, इसका मतलब एक वॉकिंग डिस्टेंस में वो स्कूल होते हैं। अगर वो स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट का रहा है तो दिल्ली गवर्नमेंट, अगर एमसीडी का रहा है, अगर गवर्नमेंट एडेड रहा है, और मैं लकी भी रही हूँ कि मेरे डीएम ने बहुत ओपनली मेरे फीडबैक को लिया। जहां जहां मैंने बोला कि इस जुग्गी के पास में ये स्कूल है, इसको आप हंगर रिलीफ सेंटर में कन्वर्ट कर दो, उन्होंने हर जुग्गी के पास एक एक स्कूल हमारा आज न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में एक हंगर रिलीफ सेंटर में बना हुआ है। कितना कितना और आपके आज तक जो आप न्यू दिल्ली सेंटर बता रहे हैं, इसमें कितने हंगर स्कूल्स बनाए गए? 71 है, 71 से 73। तो इसको मॉनिटर कौन करता है? हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं डूसिप के, क्योंकि डूसिप को क्लस्टर कॉलोनीज के साथ मैनेजमेंट शुरू से ही कर रही है। टॉयलेट्स जो होते हैं वो क्लस्टर कॉलोनी में डूसिप ही मेंटेन कर रही है। तो हमारे डूसिप के नोडल ऑफिसर्स हैं, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एक नोडल ऑफिसर है, मैं भी साथ में वो एक जैसे ग्रुप है उसका कोऑर्डिनेशन मैं भी देखते रहती हूँ। प्लस हमारे एमएलए कोऑर्डिनेटर्स, जो हर एक कंस्टिट्यूएंसी का एक एमएलए है, आई मीन ऑफ कोर्स है, हर एक एमएलए ने हर एक सेंटर में अपने एक से दो कोऑर्डिनेटर भेजे हुए हैं। उनके ऊपर एक उनका एक वो कोऑर्डिनेटर अलग है, जो ये कोऑर्डिनेटर्स उनको एक फीडबैक देते हैं, वो हम तक पहुंचाते हैं। तो मल्टीपल लेवल पे ये चल रहा है। प्लस प्रिंसिपल्स हैं हर एक सेंटर्स में, हमने सारे प्रिंसिपल्स मैनेज कर रहे हैं। तो अभी और क्या क्या चैलेंजेस अभी आप फेस कर रहे हैं या फेस करने वाले, आपको क्या लग रहा है? फेस क्या करने वाले, एक तो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज कंपनीज अब लॉकडाउन तो रिलैक्स हो रहे हैं, बट कंपनीज अब खुल रही हैं, उनको भी अपने नॉन, बिकॉज सबको सेफ्टी वो है, प्लस दे हैव इनकर्ड सम सॉर्ट ऑफ लॉस। तो एक तो वो वर्कफोर्स श्रिंक होगा, तो शायद जॉब लॉसेस होंगे फर्स्ट। सेकंड, लेबर्स जा चुके, तो लेबर्स का जो वैक्यूम है वो कोई पूरा करने वाला पता नहीं अभी मिलेगा या नहीं, इतना तो अभी पता नहीं चल रहा है, बट आई थिंक वहां पे एक चैलेंज आएगा। फूड एंड राशन, क्योंकि मैं इसी से ही रिलेटेड काम कर रही हूँ, मुझे जो एक प्रॉब्लम आई थी वो था डेटा। जो हम मेरे को बहुत बुरा लगा कि कितने सारे लोग अपना आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, इलेक्शन आईडी कार्ड के लिए अपना डेली वेज खराब करते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, भागा दौड़ी करते हैं, फिर ये बनाते हैं, लेकिन किसी के पास डेटा ही नहीं है। अगर मेरे को एक झुग्गी में जाना था और मुझे पता करना है वहां कितने नॉन पीडीएस बेनिफिशरीज हैं, किसी के पास वो डेटा नहीं है। ना आधार, आई मीन मैं पर्सनली एंटी सर्वेलेंस, एंटी और प्रो प्रिवेसी आइडियोलॉजी के वो हूँ, पर ये एक डिजास्टर है। डिजास्टर में आप शायद एक सर्वेलेंस वाला जो एक एक्सक्यूज है ना, थोड़ा साइड कर लोगे आप कि ठीक है हमें डेटा चाहिए, बट अगर इस टाइम भी हमारे पास डेटा नहीं है तो आधार किस काम का? जो इतने आपने कोर्ट केस में इतने वो किए, फिर आप इतने लोगों का वो करो, फिर वो सब किस काम का? मतलब आपने फिर उसको इस तरह मैनेज ही नहीं किया। दूसरी बात, मुझे फिर विश्वास करना पड़ा लोकल प्रधान वगैरह पे। अब प्रधान भी है वो, ये इनका भी एक पॉलिटिकल वो इंटेंशन रहता है, प्लस इनके एरर्स भी होते हैं। मतलब दे आर नॉट एक्सपर्ट्स एज टीचर जो सेंसस रिपोर्ट लेने जाते हैं, घर घर जाएंगे। प्लस ये एक पैंडेमिक सिचुएशन था जहाँ हर इंसान दूसरों के घर जाने में डरता है, तो मुझे एक वो डोर टू डोर सर्वे नहीं मिला कि किसके घर में राशन कार्ड नहीं है एक्चुअली में। तो मेरे को एक फिगर मिलती थी एक बार में, मतलब, और हमारे पास एक डिजास्टर रिलीफ टीम जो एक्टिवेटेड कभी नहीं रही है। मतलब मैं एक रिलीफ में काम करने वालों में से नहीं हूँ,
मेरा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है। जो मैंने वहां सीखा ये रायट्स रिलीफ में, वो थोड़ा मैं अपना लर्निंग लेके यहाँ पे आई। फिर यहाँ हर पल मैं सीख ही रही थी। एक झुग्गी में राशन बांटने गई, वहां समझ आया कि हमारे बहुत लोग रह गए। फिर वो वाला एरर समझ आया तो वो दूसरे में इम्प्लीमेंट किया, दूसरे में कुछ और एरर समझ आया वो तीसरे में इम्प्लीमेंट किया। तो ये ट्रायल एंड एरर चल रहा था। मैं इसलिए हमेशा थोड़ा जितना काउंट आता था उससे ज्यादा देख लेके जाती थी, क्योंकि बहुत हर बार मैंने 22 झुग्गियां कवर की है, 22 क्लस्टर कॉलोनियां। और हर बार मुझे आता था कि कुछ लोग रह जाते थे, उनको फिर मतलब लिस्ट से रह जाते थे, उनको फिर हम लिस्ट एड तभी तभी ऑन द स्पॉट बना के तभी तभी राशन दे देते थे। चलिए स्वाति जी, आपने हमसे बातचीत करी, आपने हमें बताया सरकार की समस्या है, आपने बताया कि आप कितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं मजदूरों या लेबर्स की हेल्प करने की, उनको खाना पहुंचाने की, उनके आधार कार्ड से लेकर उनके ई कूपन बनवाने तक की मदद आपने आपने बताया कि आपने कैसे करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू। मैं एक लास्ट में एक चीज बस बोलना चाहूंगी, अगर जी जी, ये बताइए। किसी अथॉरिटी के पास जाए तो जैसे हमारे एक तो सबसे बड़ी बात, हमने अपने हेल्थ वर्कर्स, अपने पुलिस वगैरह, वो सब तारीफ काबिल हैं। उसके साथ साथ जो दिल्ली का सिविल डिफेंस वॉलंटियर का टीम है, जो खाकी वर्दी पहनता है उनको पुलिस में ही समझ लिया जाता है, पर वो पुलिस के नहीं है। बहुत सारे लोग बिना पैसे के भी काम कर रहे हैं। और टीचर्स जो कि इलेक्शंस में, सेंसस में, हर चीज में उनको फ्रंट लाइन कर दिया जाता है, पर कोई उनको जानता नहीं है कि वो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। तो आई होप पीपल गिव अ थॉट कि सीडीवीज और टीचर्स ने भी कितना इसमें अपना योगदान दिया है, उनके बारे में किसी ने इतना गाया बोला नहीं है। दूसरा, अगर हमारी गवर्नमेंट एंड मेरी हम भी बात करेंगे हमारी दिल्ली गवर्नमेंट से, और अगर इंडियन गवर्नमेंट अंडर दिस आई मीन इस चीज को एक बहुत ही एज अ लेसन ले, और एक डिजास्टर में, ये मैंने अपने लास्ट कुछ कॉन्वर्सेशन में भी ये हमने डिस्कशन की तो ये समझ आया, मैं आपके माध्यम से भी ये पहुंचाना चाहूंगी आपके व्यूअर्स को, कि अगर हर एक लोकेलिटी में या हर एक कंस्टिट्यूएंसी में या एक वार्ड में अगर हम कुछ वॉलंटियर्स ऐसे खड़े करें जिनको हम डिजास्टर में ट्रेन कर सके, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज मॉक ड्रिल करा सके, और फिर वो वापस अपने अपने लाइफ में वापस चले जाएं, और जब ऐसा कोई डिजास्टर आए तब हमारे उनका उन लोगों का फोन नंबर डिटेल्स वगैरह हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस या वार्ड ऑफिस में होना चाहिए, ताकि जब डिजास्टर आए तो इन लोगों की हम हेल्प ले सके। हाँ, तो मतलब बहुत हेल्प हो जाएगी, ऐसे ट्रायल एंड एरर नहीं होगा। शायद जितने स्पीड से हम पहुंचे उससे दुगनी स्पीड में, उससे ज्यादा स्पीड में हम एक लोगों प्रॉपर तक डेटा पहुंच। भी आपके पास बन जाएगा इसकी मदद से। हाँ, मतलब इस चीज में मुझे लगा कि एक बिग डेटा का एक यूज होता है। एक और यूज हो सकता है, अगर बिग डेटा ना भी हो, अगर लोकल्स के पास डेटा रहे कि उनके कितने घर है, मतलब एक डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, वार्ड में एक लिस्ट होनी चाहिए कि उनके अंदर कितने लोग आते हैं, कितने घर आते हैं, किनके पास राशन कार्ड है, किनके पास नहीं है, किनको पेंशन की जरूरत है। ये सब चीजें अगर हो तो ये बहुत हेल्प कर जाता था। तो वो ठीक है जो स्वाति। लिस्ट वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट ना। हाँ, थैंक यू। ठीक है स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े। थैंक यू प्रशांत।